हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी बिजनेस लॉ के जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो चल रही है कि हम एक वीडियो के अंदर एक पूरा चैप्टर कवर करवा रहे हैं। जो वो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका 5th चैप्टर है बिजनेस लॉ की बुक का। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए चैप्टर 5th स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। यानी कि देखिए, हमने बात करा था कि कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, जैसे लाइक पार्टी ए, पार्टी बी। तो पार्टी ए और पार्टी बी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि कुछ एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़, वो देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। What is contractual capacity? अब contractual capacity होती क्या है? An important element of valid contract is the party of the contract should have the capacity to enter into a contract. सबसे important element है एक valid contract का कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो आप, तो उसके अंदर जो उसकी पार्टी होगी उनमें जो है कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाएँ। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट सच एग्रीमेंट इज़ बिटवीन पर्सनस हु हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्रीमेंट उन पर्सनस के बीच में हो जिसके अंदर कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैपेसिटी हेयर मीन्स कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी यहाँ का कैपेसिटी का मीनिंग क्या है कि कंपिटेंसी की जो कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी। देखिए, हर पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वाला होता है अगर उसकी एज मेजॉरिटी हो, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज़ साउंड ऑफ माइंड, वो सही माइंड दिमाग का हो, साउंड माइंड का हो, एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, और वो किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी कानून के अंतर्गत डिसक्वालीफाई पर्सन है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम नहीं ले सकते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन इट बिकम्स क्लियर दैट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, देखिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ के थ्रू डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। द सेक्शन 11 डिक्लेयर्स द फॉलोइंग पर्सन टू बी इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट होते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं ले सकते? एक तो माइनर पर्सन, एक जो पर्सन अनसाउंड माइंड के होंगे वो, और पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ। ठीक है, आगे देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लॉ की अगर कानून के नज़रिए से देखें तो हर पर्सन कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने की। If a person wants to absolve himself of the obligations under a contract on the ground of incompetency, then the onus is on him to prove that he was incompetent at the time of contracting. अगर एक पर्सन चाहता है कि अपने आप को एब्सॉल्व करे ऑफ द ऑब्लिगेशन, इस उत्तरदायित्व के अंदर, एक किसी भी उत्तरदायित्व के अंदर एब्सॉल्व करना चाहता है कि मैं ये उत्तरदायित्व पूरा नहीं करूँगा, तो उसको ये कानून के आगे पेश करना पड़ेगा कि वो एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, कि भाई मैं तो इनकम्पिटेंट पर्सन हूँ और मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी ऑब्लिगेशन बनती है मैं नहीं करूँगा फुलफिल। ठीक है, इंडियन लॉ डज नॉट डिस्क्वालीफाई ए पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, सेक्स एंड कल्चर। जो इंडियन लॉ है, हमारा कानून है, वो किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता किस चीज़ के बेस पे, कोई भी धर्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, कल्चर के बेस पे। ठीक है, अ वुमन कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड और शी कैन नॉट डिस्क्वालीफाई हरसेल्फ। वुमन भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी और वो अपने आप को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती फ्रॉम एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स और कल्चर के बेस पर या फिर लिंग अनुपात के बेस पर। ठीक है, अब देखिए माइनर, फर्स्ट जो इनकम्पिटेंसी है
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर, वो है माइनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जिस पर्सन ने अभी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है वो पर्सन माइनर कहलाता है। बट वेयर ए गार्जियन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड under the Guardian and Wards Act, or where the superintendence of a minor's property is by a court of wards, the person attains majority after 21 years of age। अगर उसके गार्जियन हैं और उसको सुपरिटेंड कर रहे हैं माइनर की प्रॉपर्टी को बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, द पर्सन अटेन्स मेजोरिटी आफ्टर 21 ईयर, तो उस पर्सन को मेजोरिटी मिलेगी 21 ईयर्स के बाद। इन इंग्लिश लॉ द एज ऑफ द 18 ईयर्स इज टेकन एज मेजोरिटी एज इन ऑल सिचुएशन। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत 18 साल के बाद मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है। बीइंग अ माइनर एंड सच एज not being competent to contract cannot be called a disadvantage. On the contrary, it is an advantage that the law provides to protect minors against their own inexperience। ये देखिए, एज माइनर होकर ये आपके पास एक डिसएडवांटेज नहीं, ये एडवांटेज है आपको कि सरकार आपको जो भी प्रोटेक्ट कर रही है आपको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए सरकार आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये एडवांटेज है आपके लिए। एंड द पॉसिबल इम्प्रॉपर और अनलॉफुल डिज़ाइन ऑफ दूज मोर एक्सपीरियंस। देखो नॉर्मल सी बात है, माइनर को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो मेजर पर्सन्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा माइनर को इसके थ्रू, ठीक है। अब माइनर्स एग्रीमेंट देखिए, सेक्शन 11 क्लियरली स्टेट्स दैट द माइनर इज नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो। अगर एक कोई पर्सन माइनर पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सपोज कीजिए आपने एक बच्चे के साथ, बच्चे इन द सेंस 16-17 साल का बच्चा, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि जी मैं आपकी स्कूटी ख़रीदना चाहता हूँ, वो भी राजी हो गया। उसने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मैं साइन कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अगर आपने ऐसा किया है और वो 18 ईयर्स ओल्ड का नहीं है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने, वो वॉइड माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और इनऑपरेटिव माना जाएगा, क्योंकि आपने एक माइनर पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट किया है। द प्राइवेट काउंसिल अफर्म्ड एम्फेटिकली इन द केस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धारमोडास घोष दैट एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वॉइड। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर्स सिंस माइनर्स नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस। लॉ ना माइनर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज माइनर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ऐसे पर्सन जो दिमाग के प्रॉपर ठीक नहीं है, दिमाग से साउंड माइंड नहीं है जिनका। एनी पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, ओनली अ पर्सन विद साउंड माइंड कैन कॉन्टैक्ट। द वाइटल क्वेश्चन इज हु कैन बी सेड टू बी साउंड माइंड, किसको हम साउंड माइंड वाला पर्सन बोल सकते हैं। सेक्शन 12 लेज डाउन द फॉलोइंग क्राइटेरियन। ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है वो कैपेबल हो कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, एंड फ्रेमिंग रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और एक रैशनल तार्किक जजमेंट दे, अपने तर्क वितर्क को यूज़ करके जजमेंट दे कि भाई उसका इंटरेस्ट क्या, क्यों वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए, ठीक है। Section 12 also clarifies that a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कभी कभार अनसाउंड माइंड का हो जाता है लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ टाइम साउंड माइंड का रहता है, तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब वो साउंड माइंड का है, ठीक है। On the other hand, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contact when he is unsound। अनसाउंड माइंड का जब वो होगा तो उससे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन, अगर वो सही है दिमाग का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हिज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर सके इजली, हिज एबिलिटी टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू देयर इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ये अपने इंटरेस्ट के, उसको क्या इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको इतनी एबिलिटी हो कि वो
तर्कपूर्ण जजमेंट दे सके उसके ऊपर, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ बोथ, अगर एक पर्सन इन दोनों चीज़ों को नहीं कर पा रहा, ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। वेदर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, चाहे वो जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो साउंड माइंड की हो, चाहे और नॉट इट डिसाइड बाय कोर्ट, को कोर्ट के बाद डिसाइड नहीं करेगा। द फॉलोइंग पैराग्राफ डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए कौन कौन से पर्सन अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं। इडियट्स, जो मतलब कि जो बाय बर्थ ही थोड़े से कम दिमाग के होंगे। एन इडियट इज़ अ बोर्न फूल हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स, मतलब कि जो पैदाइशी फूल हैं, मूर्ख हैं और कम्प्लीटली लॉस्ट द मेंटल पावर उनके अंदर है ही नहीं। ही डज नॉट हैव द फैकल्टी टू थिंक और अंडरस्टैंड इवन द ऑर्डिनरी मैटर, कि वो सिंपल ऑर्डिनरी मैटर को ही नहीं समझ सकते, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझेंगे। तो वो पर्सन आ जाएंगे देखो माइनस के ये हमारे जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अंदर आएंगे। इडियट पर्सन, जो पैदाइशी मूर्ख हैं। लुनेटिक, जो पागल हो गए हैं। ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल पावर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस और पर्सनल ट्रेजेडी इज कॉल्ड लुनेटिक। ऐसे पर्सन जो पैदाइशी थोड़े से मेंटल पावर जिनकी नहीं थी वो नहीं है, वो हैं जो किसी इलनेस के थ्रू, मतलब वो नॉर्मल थे पहले, पैदाइशी नॉर्मल थे, वो किसी एक्सीडेंट हो गया फिर पागल हो गए, इलनेस के थ्रू पागल हो गए, कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुई उनके साथ तो वो पागल हो गए, लुनेटिक पर्सन, ठीक है। ड्रंकार्ड और डेलीरियस पर्सन, a person who is intoxicated by drinking or under the influence of drugs or delirious because of pain or sickness cannot make a rational decision। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने ड्रिंक कर रखी है और या फिर उसने ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कुछ बोल रहा है, ड्रग्स ले रखी है उसके बाद, ठीक है, बोल रहा है, या फिर कोई पेन और सिकनेस से गुजर रहा है, तो उस पर्सन के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो रैशनल डिसीजन ले रखे, तर्क वितर्क से कोई भी डिसीजन, निर्णय पे आ सके। एज सच इट इज इनकम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो पर्सन क्या होगा, इनकम्पिटेंट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन कौन से होंगे। Other classified as incompetent to contract under Indian law includes एक alien enemy, जो भी alien enemy होगा ना, an alien enemy who is subject of foreign state cannot make a contract with an Indian subject as per law। कोई भी फॉरेन स्टेट का पर्सन हमारे इंडिया में कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। एन एलियन एनिमी इज़ वन विद होस्ट कंट्री इंडिया इज़ एट वार। देखो इंडिया मान लो किसी एक कंट्री के साथ आज वार पे चल रही है, मतलब वार होने वाला है, इंडिया का चल रही है, वार हो रहा है, तो उसके जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर हो रहा है तो वहाँ का कोई भी पर्सन होगा वो एलियन एनिमी कहलाएगा, और इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उससे इंडिया का कोई भी पर्सन उस पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे है फॉरेन सॉवरेन्स डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव। फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक एंड एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ एंड आर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट। देखो इनको हम ना इंडियन लॉ के अंदर नहीं लेके आएंगे। फॉरेन के कोई भी सॉवरेन्स हैं जो हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो, और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन लॉ के थ्रू गवर्न नहीं करते। एंड आर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट, और इंडियन कोर्ट के जुरिसडिक्शन न्याय के भी वो अलग हैं, ठीक है, बियॉन्ड है, उससे परे हैं। दे कैन नॉट जनरली बी सूड अनलेस दे सबमिट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑन देयर ओन। वो उनको सू नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद के कोर्ट के अंदर वो केस फाइल नहीं करेंगे। दे कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स those contracts in our courts, but an Indian citizen has to obtain prior sanctions of the central government to sue them in our law court। देखो उनके ऊपर अगर कोई स्यू करना है अपने को, तो इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो भी पर्सन को क्या लेनी पड़ेगी, इंडियन सिटीजन को एक सबसे पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा कि हम उनको लॉ कोर्ट के अंदर उनको स्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आगे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड पर्सन है। नो इंडियन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी इंडियन पर्सन अपने प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता।
प्रोफेशनल ineligibility क्या होता है? सम पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोफेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लैंड ए बैरिस्टर कैन नॉट फाइल ए सूट टू क्लेम हिज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड प्रोफेशनल एटिकेट्स. देखिए, प्रोफेशनल एटिकेट्स आ जाते हैं बीच में कि बैरिस्टर है वो अपना क्लेम फाइल नहीं कर सकता कि भाई उसने प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करी है और उसको फीस नहीं दी गई, तो वो प्रोफेशनल एटिकेट्स के अंदर आ जाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसने एटिकेट्स को तोड़ा है. ठीक है, आगे है डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना. देखो, सम पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इंक्लूड्स कन्विक्ट्स अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. किसी को अगर जेल हो गई है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. लेकिन अगर जब जेल से छूट जाता है और रिप्राइव हो जाता है वहाँ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. डेटर हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड होज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनिंग. ऐसे देनदार या डेटर्स जो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो गए हैं तो वो भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जिनकी जो एसेट है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास सबमिट हो गई है. पब्लिक कॉरपोरेशन और कंपनीज. पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी होती है दैट इंक्लूड लोकल बॉडीज. पब्लिक कंपनीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल एंड नॉट नेचुरल पर्सन. देखो, कंपनीज के हमने पढ़ा है कंपनी इज़ अ नॉट नेचुरल पर्सन, इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, जो रियलिटी में नहीं होती, बस हमने उनको कागजों में बनाया होता है, तो वो रियल पर्सन नहीं है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता. आगे है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर. कि देखिए, अगर हमने बात करी है कि जो माइनर्स होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट अगर फिर भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कैसे क्या होगा उसका. देखिए, द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. एज सच ए मेजर इज़ अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड. देखो, हर जगह मेजॉरिटी का अलग अलग एज है. किसी में 21 है, किसी में 18 है. तो जो भी लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग जितनी भी एज है उसको जब वो कंप्लीट कर लेता है तो मेजॉरिटी कहलाती है, और नहीं कर पाता तो माइनस कहलाती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन हु इज़ नॉट 18 ईयर्स ओल्ड इज़ माइनर. जो 18 साल का नहीं है वो माइनर पर्सन है. द डे पर्सन बिकम्स 18 ईयर्स ओल्ड ही और शी बिकम्स ए मेजर. जिस दिन को वो 18 साल का हो जाएगा तो वो मेजर बन जाएगा. But where a guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardians and Wards Act, or where the superintendence of minor's property is assumed by a court of wards, the person attains majority after. अगर उसका सारा जो संभाला जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह गार्जियंस के थ्रू, तो उसकी जो मेजोरिटी टाइम होगा वो 21 ईयर्स होगा. अंडर द इंग्लिश लॉ पर्सन बिकम्स अ मेजर व्हेन ही और शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड. कि भाई जब वो 18 ईयर्स ओल्ड का होएगा तभी माना जाएगा. ए माइनर इज कंसिडर्ड टू बी मेंटली वीक इन द सेंस दैट ही इज़ नॉट फुली अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. माइनर को हम थोड़ा सा ना मेंटली वीक कहते हैं कि उसको अपने राइट्स, अधिकार और कर्तव्यों का नहीं पता होता. टू बी माइनर ही इज़ एन इनकम्पिटेंसी फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर के रूप में ये इनकम्पिटेंसी मानी जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता. बट इट इज़ ऑल्सो अ डिफेंस टू अ माइनर. लेकिन ये एक तरह से माइनर के लिए बचाव भी है, डिफेंस भी है. ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड अंडर द इंडियन लॉ. इंडियन लॉ के अंदर अगर कॉन्टैक्ट करते हो माइनर के साथ में वो एब्सोल्युटली वॉइड रद्द कर दिया जाएगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 नो पर्सन हु इज़ अ माइनर इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट. क्योंकि पर्सन जो माइनर है वो कम्पिटेंट नहीं होता कॉन्टैक्ट के लिए. कॉन्टैक्ट विद अ माइनर इज़ नॉट ओनली वॉइडेबल. जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं माइनर के साथ में वो भी वॉइडेबल नहीं होता. इट इज़ वॉइड एज पर लॉ. वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड ही होगा. The Privy Council affirmed this view in case of the Mori Bibi or Dharmadas Ghosh and ruled that because a contract with a minor is void, the minor is not obliged by law to return any money. उसको भाई कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता इसको कि वो रिटर्न मनी करे, क्योंकि वो क्या है इस टाइम पे माइनर है और वो इनकम्पिटेंट है. ठीक है. The law protects their person, यानी their minor person, preserves their rights and estates, excuses their laches and assists them in their pleading. The judges are their counselors, are jury, the servants and the law in their guardian. जजेस होंगे वो काउंसलर होंगे
द जूरी देयर सर्वेंट्स, उनकी जो जूरी सर्वेंट्स हैं वो, एंड द लॉ इज़ देयर गार्जियन, और लॉ इनका गार्जियन होता है जो उनको बचा के रखता है। आगे है लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। द फॉलोइंग आर द रूल्स अंडर इंडियन लॉ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट विद माइनर। माइनर के साथ में कुछ रोल्स हैं। देखो, कॉन्टैक्ट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वर्ड। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो 18 ईयर्स का भी नहीं हुआ, इंडियन लॉ के अंतर्गत 18 ईयर्स का नहीं हुआ, उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो एब्सोल्युटली वॉइड है, रद्द हो जाएगा, क्योंकि आप जो माइनर पर्सन है वो इनकम्पिटेंट है एज पर इंडियन लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हाँ, अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा माइनर है, माइनर की नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है? घर, कपड़ा और खाना, ये चाहिए होता है। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो माना जाएगा वैलिड। वाइल ए माइनर कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनेंशियल गेन और सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, माइनर जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियल गेन या भी कोई भी सेल परचेज के लिए, क्योंकि उस पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को लेके। लेकिन ही इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी। लेकिन जो उसको नेसेसिटी सप्लाईज होनी है उसके रिगार्डिंग तो वो अपने डिसीजन ले सकता है। ठीक है, to anyone whom is legally bound to support. The law provides for the reimbursement for such necessities from the property held by the minor, and the person supplying the same is entitled to receive payment from the minor's property. Section 68 specifies that the contract made by a minor for the procurement of necessary of life is valid. ये सेक्शन 68 स्पेसिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने लाइफ की नेसेसिटी की चीज़ों को पूरा करने के लिए तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट वट आर द नेसेसरीज इज अ सीरियस क्वेश्चन। नेसेसरी है क्या? वाइल डिबेटिंग ऑन दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द इकोनॉमिक कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द माइनर। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसा है। फूड एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नेसेसिटी, बट इवन दिस में वेरी अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। देखो, फूड, खाना और कपड़े ये नेसेसिटी है लाइफ की, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग हर चीज़ डिफरेंट होती है। कोई बहुत लग्जरियस फूड खाता है, कोई नॉर्मल फूड खाता है, कोई अच्छी बहुत लग्जरियस कपड़े पहनता है, कोई नॉर्मल कपड़े पहनता है। ऑन वन इशू द लॉ इज क्लियर, सच नेसेसिटी डू नॉट इंक्लूड लग्जरीज लाइक ज्वेल एंड ड्रिंक्स एंड कॉन्क्यूबियंस। यानी कि अगर वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस नेसेसिटी के अंदर लग्जरीज नहीं होनी चाहिए, ज्वेल्स मतलब कि हीरे जवाहरात और ये नहीं होने चाहिए, गहने नहीं होने चाहिए, बहुत महंगे महंगे ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंपल अपने फूड के लिए और अपनी क्लोथिंग के लिए, सिंपल क्लोथिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट्स के लिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट। ये माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट क्लासीफाई सच कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। इन केस ऑफ रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे, माइनर मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए प्रोफेशनल बिलियर्ड्स प्लेयर अंडर विच द प्रोफेशनल प्लेयर एग्रीड टू टीच द माइनर द गेम एंड टेक हिम अलॉन्ग इन हिज फॉरेन टूर्स फॉर अ एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी। देखो, इसमें क्या था, एक प्रोफेशनल बिलियर्ड प्लेयर से उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझको सिखाओ और गेम सिखाओ और टेक हिम लॉन्ग और उसको साथ ले चलो फॉरेन टूर्स के अंदर, और एक अमाउंट ऑफ मनी मैं आपको पे कर दूंगा। द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इट वाज फॉर द बेनिफिट द माइनर। माइनर की बेनिफिट के लिए ये था, इसलिए कोर्ट ने इसको वैलिड माना कि भाई वो उससे क्या होगा, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, उसकी नॉलेज बढ़ेंगी और वो भी खुद आगे बढ़ेगा। यानी उसकी खुद की बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैलिड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन तो माइनर की कोई भी देखो, माइनर खुद तो 18 साल का है, 18 साल से कम का है, इसलिए उसके लिए जो रैशनल डिसीजन लेंगे वो उसके पेरेंट्स होंगे और उसके गार्जियंस होंगे। तो उनके पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वैलिड माना जाएगा। A minor's contract cannot be ratified on his becoming a मेजर। जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो रेटिफाइड नहीं हो सकता जब वो मेजर हो जाएगा। Contract made with a minor is void ab initio, cannot be ratified because no void contract can be ratified. If a minor A makes a contract with B and the later pay him 2000 which he
will return when he becomes major. Such contract is void and it does not incur any legal obligation to return the money. अब देखो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते माइनर कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई वो मेजर हो गया है, अब उसने पे करे। मान लो जब वो माइनर था, मान लो एक ए पर्सन माइनर था, 18 साल से कम का, 17 साल का था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि ए से 2000 रुपये लिए, बोला मैं थोड़े टाइम बाद दे दूँगा। तो उस टाइम तो वो माइनर था, लेकिन वो फिर एक डेढ़ साल बाद वो 18 प्लस हो गया और मेजर बन गया, और उस टाइम पे उसने 2000 रुपये उसको वापस किए। तो अब ये जो केस है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम ए माइनर कंडीशन में था, ठीक है। देयर कैन बी नो रेस्टिट्यूशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट का कोई रिफंड नहीं होगा। देखो, इफ अ माइनर हैज़ रिसीव्ड अ बेनिफिट और प्रॉफिट, ही इज़ नॉट बाउंड बाय law to pay for such benefits or compensate or restitute to its provider। कि भाई अगर एक माइनर को बेनिफिट रिसीव होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग, उसके नाम से, तो उसको भाई वो ला उसको बाउंड नहीं करेगा कि वो जो इंटरेस्ट उसने या बेनिफिट जो उसने कमाया है वो उसको वापस दे, ठीक है। मौरी वीवर से धर्मदास घोष इज केस ऑफ पॉइंट इट्स सच अ बेनिफिट हैज़ बीन डोनेटेड टू अ माइनर एंड ही फाइल्स टू सूट टू क्लेम सच बेनिफिट अंडर स्पेशल रिलीफ एक्ट। द लॉ परमिट्स द माइनर टू क्लेम द बेनिफिट। अगर वो चाहता है, माइनर चाहता है कि वो बेनिफिट मैं लूँगा, तो लॉ प्रोटेक्ट करेगा उसको और उसको बेनिफिट दिलाएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है जो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड आंसरेबल फॉर अ मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ एस्केप करी है, छुपाई है, मिसरिप्रेजेंट करी है, तो उसके लिए डॉक्ट्राइन क्या है कि उसको आंसर देना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ छुपाई है तो उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो माइनर है वो, उसके लिए कोई भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है ही नहीं, यानी कि उसको कोई भी जवाबदेही नहीं देनी पड़ती, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ माइनर हैज़ बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस्ड अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद हिम। एक माइनर ने अगर अपनी एज छुपा ली कि भाई मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ, और दूसरे पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वो कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा? ही कैनॉट, उसको सूट नहीं किया जाएगा, उसको केस नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको माइनर में रखा गया है कि भाई उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो माइनर पर्सन को हम सू नहीं कर सकते, यानी उसके रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल नहीं किया जा सकता। माइनर एज एन एजेंट, ए माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 द पर्सन अपॉइंटिंग द माइनर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइनर सेटल। देखो, अगर एक माइनर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जिस पर्सन ने, यानी जो भी हमारा प्रिंसिपल था, जिसने उसको अपॉइंट किया है उस ड्यूटी पे, ठीक है, एज अ एजेंट अपॉइंट किया है, वो उसके बिहाफ पे जो भी गलतियाँ होंगी वो उसके लिए लिएबल होगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्टिविटीज़ करी है माइनर ने, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। लेकिन जो माइनर है वो खुद क्या है, वो खुद मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई केस वगैरह सू नहीं कर सकते। क्योंकि जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है उसी को हम सू कर सकते हैं। माइनर एज अ पार्टनर के रूप में माइनर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एक माइनर जो है वो नहीं एंटर कर सकता पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। बट इफ़ अदर पार्टनर्स एग्री, ए माइनर में बी एडमिटेड टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। लेकिन अगर दूसरे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो वो भी उसको भी एडमिट कर लेते हैं पार्टनरशिप के अंदर, एंड कैन क्लेम द एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना भी हम शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटने का था वो उसको दे देते हैं। पोजीशन ऑफ अ माइनर इन ए लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर पोजीशन, माइनर की पोजीशन क्या होगी? माइनर कैन परचेज द शेयर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी if the article of association of the company to permit, but he cannot be personally held liable for calls for the unpaid nominal value of the share। देखिए, एक माइनर परचेज कर सकता है लिमिटेड कंपनी के शेयर, अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है कि माइनर के साथ में कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है, सो परमिट, बट ही कैन नॉट बी पर्सनली, लेकिन उसको लियाबल नहीं बोल सकते पर्सनली अगर वो कॉल्स या फिर वो पेड नहीं करता, ठीक है। माइनर होल्डिंग शेयर इन लिमिटेड कंपनीज हाउएवर एंटाइटल्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स रिमेनिंग विद द कंपनी और ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप।
जो माइनर ने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं एक लिमिटेड कंपनी के, एंटाइटल्ड द प्रॉपर्टी और एसेट रिमेनिंग विद द कंपनी, जो भी प्रॉपर्टी है और एसेट है वो कंपनी के साथ में रहेगी जब अगर कंपनी के वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, श्योरिटी इज लायबिलिटी फॉर माइनर। जो श्योरिटी होता है वो अपनी लायबिलिटी देता है माइनर के लिए। देखो, इफ ए पर्सन हैज़ एग्रीड टू स्टैंड श्योरिटी और बी ए गारंटर फॉर अ माइनर, कोई एक पर्सन माइनर पर्सन की श्योरिटी देता है, गारंटर बनता है उनका, सच पर्सन वुड बी रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल डेटर and would be liable to pay personally even though the प्रिंसिपल डेटर, द माइनर इज़ नॉट लिएबल टू पे। अगर किसी ने किसकी श्योरिटी दे दी, गारंटर बन गया, तो उस टाइम पे माइनर लिएबल नहीं होगा। जो श्योरिटी पर्सन है जिसने गारंटी प्रोवाइड करी है उस पर्सन की, वो ही लिएबल होगा। अगर उसने माइनर पर्सन ने कोई पैसे लिए हैं तो माइनर पर्सन को हम सू नहीं कर सकते। हम जिसने उसकी श्योरिटी ली, गारंटी ली है, उसको हम सू करेंगे। ठीक है, सू करना क्या होता है स्टूडेंट्स? केस करना किसी के ऊपर कोर्ट में जाके स्यू करना। बाद में कहीं आप बोलो मैडम क्या स्यू करती रहती है, तो स्यू का मतलब होता है किसी दूसरी पार्टी के ऊपर केस करना। पोजीशन ऑफ अ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें माइनर की पोजीशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए माइनर कैन बी ए प्रोमिसर एंड कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। माइनर प्रोमिसर बन सकता है और वो कोई भी एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है, इसको ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक और प्रोमिसरी नोट्स को। इन केस ऑफ सच ए डॉक्यूमेंट बीइंग इन दिस नोट, अगर लेकिन एक ऐसा केस आ जाए कि अगर उसमें ये चेक वगैरह जो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लिएबल, एसोसिएट पार्टीज आर लिएबल फॉर इट पेमेंट। तो उस टाइम जो वो होगा ना माइनर पर्सन, वो लिएबल नहीं होगा कि वो उस चीज़ को पूरा करे। जो उसकी एसोसिएट पार्टी होगी वो उसकी लिएबल होगी, हम उस पर स्यू कर सकते हैं। माइनर्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन, माइनर का अधिकार की प्रॉपर्टी होल्ड करे और जो भी उसको इंटरेस्ट है वो होल्ड करे। वेयर एज अ ट्रांसफर और मॉर्टगेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी कैंसल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ अ माइनर, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सच ट्रांसफर और मॉर्टगेज इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल टू द माइनर। तभी कोई चीज़ मॉर्टगेज हो सकती है, ये ट्रांसफ़र की जा सकती है उसकी प्रॉपर्टी में से अगर वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है माइनर को तभी, वरना हम उसको मॉर्टगेज नहीं कर सकते। इन दिस कनेक्शन द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड इन वन जजमेंट दैट इफ़ द माइनर हैज एडवांस्ड एनी मनी फॉर मॉर्टगेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, सच मनी इज़ रिलाइजेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और हिज गार्डियन। वो अगर वो रिलाइजेबल उस बेस पे होगी, माइनर के बेस पे और उसके गार्डियन के बेस पे। फाइल्स फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, ही स्टिल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वन, उसको स्टिल वो डिक्लेयर नहीं कर सकते इंसॉल्वेंट। ए माइनर हाउएवर कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट विद रिगार्ड टू द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू जस्टिस दिन शामुल्ला। एक माइनर है, डिक्लेयर हो सकता है इंसॉल्वेंट अपनी नेसेसिटीज की लाइफ को पूरा करने के चक्कर में। इज माइनॉरिटी इज बोन, क्या जो माइनॉरिटी है वो बोन है? क्या माइनॉरिटी एक वरदान है यानी ब्लेसिंग है? इन द लाइट ऑफ द अबाउट डिस्कशन इट मे राइटली बी सेड दैट बीइंग अ माइनर इज़ नो डिस्क्वालिफिकेशन, कि माइनर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज़ समथिंग दैट इन्वाइट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर द माइनर। ये बस ये क्या है कि लॉ ना एक माइनर पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको डिस्क्वालिफिकेशन डाल रखा है, वरना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ये। वन देयर फॉर कैन नॉट बट एग्री विद सालमन वैन से, हम सालमन ने जब ये कहा हम तो उसके साथ एग्री होते हैं। द लॉ प्रोटेक्ट्स देयर पर्सन प्रिजर्व देयर राइट, जो लॉ है अपने पर्सनस को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रिजर्व करता है, अधिकारों को। एंड स्टेट एक्सक्यूजेज देयर लेचेस एंड असिस्ट देम इन प्लीडिंग, उनकी जो प्लीडिंग्स है उसमें असिस्ट करता है उनको। द जजेस आर देयर काउंसलर, और जो जजेस होते हैं उनके काउंसलर होते हैं। द जूरीज आर द सर्वेंट, जूरी जो होती है उनकी सर्वेंट्स होती है। एंड द लॉ इज़ देयर गार्जियन, और जो लॉ है कानून है वो उनका रखवाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका चैप्टर क्लियर हुआ हो, ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।